हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, मार्बर्ग वायरस डिसीज MVD। ये एक साइंस का आर्टिकल है, पर इसको शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। आज की न्यूज़पेपर के डिस्कशन वीडियो में हम ऑलमोस्ट हर एक आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो कुछ ना कुछ आपके या तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, या फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमें एक्सप्लेन सेक्शन के आर्टिकल्स देखने हैं और बहुत सारे एडिटोरियल्स को भी डिस्कस करना है, और मैं आपको बताऊंगी कि मेंस में से क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है एंड व्हाट यू शुड बी प्रिपेयरिंग ऑन। ठीक है, कहीं कहीं चीजें वहां नहीं दी हुई है, मैं आपको बताऊंगी विच मटेरियल यू शुड बी रेफरिंग टू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो प्लीज लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। और साथ ही में जब हम आज की न्यूज़पेपर्स डिस्कस कर लेंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प अवेलेबल किया जाएगा। आप अगर संडे के आर्टिकल्स देखना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको जरूर देखने चाहिए कल की डिस्कशन, कल के न्यूज़पेपर की, तो वो टाइम स्टैम्प अवेलेबल होगा। अगर आप चाहते हैं उसको सुनना देखना तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कंप्लीटली इग्नोर इट। ओके, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, मार्बर्ग वायरस डिसीज। न्यूज ये है, हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं इसको, कि 5 लोगों की जान गई है तंजानिया में। क्यों? मार्बर्ग वायरस की वजह से। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे तंजानिया के कागेरा रीजन में। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि सिटीज इन न्यूज आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और क्योंकि ये जो मार्बर्ग वायरस डिसीज है ना, काफी फेटल डिसीज है, और इट्स एक्चुअली वेरी पैनिकी। साइंटिस्ट के अमंग काफी पैनिक जनरेट हो गया है जब से 5 लोगों की जान गई है इस वायरल डिसीज की वजह से। तो क्योंकि तंजानिया के कागेरा रीजन में, तो कागेरा कहाँ स्थित है? तंजानिया में, ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज यहाँ से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि देर हैव बीन नो केसेस ऑफ द डिसीज इन एनी एशियन कंट्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा एनी एशियन कंट्री लिखा है, एनी इज एन एक्सट्रीम वर्ड, हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बट ऑनेस्टली यहाँ पे बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, और क्यों है ये अभी हम देखेंगे। इस स्टेटमेंट का कोई रीजन है कि एशियन कंट्री में अभी तक हमने कोई इस तरह का केस क्यों नहीं देखा है, पर ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, टू ह्यूमन्स फ्रॉम बैट्स। तो मार्बर्ग वायरस डिसीज क्या है, जिसे हम पहले मार्बर्ग हेमोरेजिक फीवर कहा करते थे। एक बहुत ही सीवियर और फेटल हेमोरेजिक फीवर है। ठीक है, सबसे बड़ा सिस्टम इसका ये जो सिम्टम है वो यही है कि हेमोरेजिक फीवर होता है इसमें। ओके, इट्स लाइक इबोला। इबोला लाइक डिसीज है ये। क्यों इबोला लाइक है? क्योंकि जो वायरस इसमें इन्वॉल्व है, पॉजिटिव वायरस, वो फाइलो वायरस है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसीलिए। और साथ ही में दोनों की जो दोनों डिसीजेज हैं, दे आर क्लिनिकली सिमिलर ऑल्सो। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहली बात तो तंजानिया में कागेरा रीजन है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी एशियन कंट्री में अभी तक हमने मार्बर्ग वायरल डिसीज नहीं देखी है, कोई इस तरह का केस नहीं देखा है। पॉइंट नंबर 3, इबोला लाइक डिसीज है, जैसे फाइलो वायरस उसमें इन्वॉल्व है वैसे यहाँ भी इन्वॉल्व है। और क्या? पॉइंट नंबर 4 हमने यहाँ देखा, इट्स लाइक अ फेटल हेमोरेजिक फीवर। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम और देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। राउजेटस फ्रूट बैट्स जो है ना, ये नेचुरल होस्ट्स कंसिडर किए जाते हैं मार्बर्ग वायरस के। ओके, राउजेटस फ्रूट्स क्या है? ये एक ऐसा जीनस है मेगा बैट्स का, या ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट्स का, जिन्हें हम डॉग फेस्ड फ्रूट बैट्स भी कहते हैं, या फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी जो रेंज है इस पर्टिकुलर बैट स्पीश जीनस की, फ्रूट बैट की जीनस की, वो पूरे अफ्रीका में है। ठीक है, तो यूजुअली जो हमने केसेस देखे हैं वो अफ्रीका में ही देखे हैं, मोस्टली पूरा अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया भी आप कह सकते हैं। पर ये क्योंकि जो नेचुरल होस्ट है वो प्रेजेंट ही जब अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा केसेस होंगे ना। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉजिकल यहाँ पे हो जाता है, इसीलिए हमने अभी तक तो कोई एशिया में इस तरह का केस नहीं देखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। हाउएवर, वैसे तो हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो राउजेटस फ्रूट बैट्स हैं वो नेचुरल होस्ट है मार्बर्ग वायरस के। अगर आपके दिमाग में ये स्टेटमेंट रह गई तो लेकिन अगर एक स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स में ये आती है कि युगांड, स्टेटमेंट ये आती है कि हमने जब 1967 में पहली बार ये डिसीज देखी, मार्बर्ग में, मार्बर्ग इज इन जर्मनी, मार्बर्ग इन फ्रैंकफर्ट में, जब पहली बार हमने ये डिसीज देखी, तो राउजेटस वायरस, राउजेटस फ्रूट बैट से लिंक्ड थी। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये चीज आपको समझनी है कि पहले ये जो केसेस डिटेक्ट हुए थे जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, मार्बर्ग में, ये एक्चुअली अफ्रीकन ग्रीन मंकीज से आए थे।
अब ये अफ्रीकन ग्रीन मंकीज जो थे उधर, यानी कि अगर हम जर्मनी की बात करें, वो युगांडा से इंपोर्ट किए गए थे, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली आपको थोड़ा याद रखना है कि जो पहली डिटेक्शन थी, तो वो डायरेक्टली वहां पे वो वाले बैट्स, फ्रूट बैट्स अवेलेबल ही नहीं है उस जगह में, वो उनका रेंज ही नहीं है, तो वहां से कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो अफ्रीकन ग्रीन मंकीज युगांडा से उस कंट्री ने या उस रीजन ने जो इंपोर्ट किए हुए थे, उनसे बेसिकली ये डिसीज ट्रांसमिट हुई थी। ह्यूमन पहले ऑफ कोर्स एनिमल से ह्यूमन, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होनी शुरू हुई थी। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1967 after simultaneous outbreaks in Marburg and Frankfurt in Germany and in Belgrade, Serbia। तो यानी कि 1967 में दो तरह के साइमल्टेनियसली बहुत बड़े आउटब्रेक्स हुए थे। एक तो जर्मनी में हुआ था, दो हमने मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट देख लिया, और एक साथ ही साथ में सर्बिया में हुआ था। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक और ट्रांसमिशन, जैसा कि अभी जस्ट हमने इस पे डिस्कशन किया कि एक बार अगर आप इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए, है ना, आप एनिमल से हुए, बैट से हुए, जैसे भी हुए, तो फिर उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी शुरू हो जाता है वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑल्सो। ओके, ब्लड से, ब्लड ट्रांसफर से, सिक्रीशन से, है ना, फ्लूइड्स ट्रांसफर से, या फिर आपने सर्फेसेस या मटेरियल्स जो इस तरह के कंटामिनेटेड फ्लूइड्स हैं उसको आपने टच कर लिया, है ना, तो इन सारी चीजों से भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी फेटल डिसीज, वेरी वेरी सीवियर डिसीज। तो यहाँ पे फेटलिटी यानी कि अगर आपको ये वायरस डिसीज हुई है, तो 50% चांसेस हैं कि आप बच जाएंगे, 50% चांसेस हैं कि आपकी जान चली जाएगी। तो इतना सीवियर है। इनफैक्ट कहीं केसेस में आप देख सकते हैं 88% तक हमने फेटलिटी रेट देखा है कहीं पर्टिकुलर स्पोरैडिक इवेंट्स में। तो ऑफ कोर्स इट वेरीज, ये डिपेंड करता है कि आपने वायरस का स्ट्रेन कैसा है, मैनेजमेंट किस तरह से हुई है, क्या आप सिम्टम्स को रोक पाए, किस तरह की ट्रीटमेंट दी गई। तो इट रेंजेस फ्रॉम 24% टू एज हाई एज 88%, लेकिन 88% की हमने फेटलिटी रेट देखा है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिम्टम्स क्या है इसके? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो बहुत ही हाई फीवर होगा, मसल में एक होगा, और हेडेक भी लिखा है यहाँ पे, बिटवीन 2 and 21 days आफ्टर इन्फेक्शन। अराउंड द थर्ड डे ऑफ सिम्टम्स पेशेंट्स रिपोर्ट। अब देखिए क्या है कि यह आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 से 21 दिन जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें हम हेडेक, मसल एक, हाई फीवर, ये सब कुछ देखते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब तीसरा दिन शुरू हो रहा होता है, इस 2 से 21 दिन के ही पीरियड में तीसरा दिन जब शुरू होता है सिम्टम्स का, तो यूजुअली हम एब्डोमेन में पेन देखते हैं, वॉमिटिंग देखते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया देखते हैं बेसिकली, ठीक है, क्रैम्प्स और ये सब, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फेज होता है ना शुरुआती समय का, ठीक है, इसमें हम जो पेशेंट है जिसको ये डिजीज हुई है, उसमें वो गोस्ट लाइक दिखने लगता है, भूत की तरह। क्यों ऐसा क्यों बोला गया है इसको? और ये एक स्टेटमेंट बन सकती है आपके प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इतना सीवियर डायरिया हो जाता है, यू बिकम सो वीक, आप इतना ज्यादा आपकी जो आईज होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, डीप सेट आईज, आपका फेस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, आप इतना लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ही आलसी, क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जी हैज गॉन, राइट, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप डायरिया को हिट कर देना यहाँ पे, इन द सेंस आप रिहाइड्रेशन पे अपना ध्यान दें। वैसे तो इसकी अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप हुई नहीं है, कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट हमें अभी तक नहीं पता क्या है इसका, पर अगर आप डायरिया को ट्रीट करने में, जो एक सिम्टम है वैसे देखा जाए तो, उसको अगर आप सक्षम हो जाते हैं, रिहाइड्रेशन प्रॉपर हो जाता है, इंट्रावीनस फ्लूइड्स दिए जाते हैं या सब कुछ, तो बहुत हद तक बचाया जा सकता है एक इंसान को, ठीक है। बिटवीन डेज 5 and 7 पेशेंट्स रिपोर्ट ब्लीडिंग, और फिर जब अभी हमने 3 से 4 दिन की बात की क्या होता है, फिर उसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर क्या होने हमें लगता है, नोज से ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग, और वॉमिटिंग में और फीसेस में आपके ब्लड आने लगेगा, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स इतना ब्लड लॉस होने लगता है, वॉमिटिंग, फीसेस, इस तरह से कि अल्टीमेटली इस वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है, विद इन से 8 to 9 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, which is of course very bad, which is actually very fatal. Diagnosis and treatment, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज डिफिकल्ट। और साथ ही में ये बात है कि क्लिनिकली इसको डिस्टिंग्विश करना एमवीडी को मलेरिया से, टाइफाइड से, है ना, या फिर और वायरल जो हेमोरेजिक फीवर्स होते हैं उनसे काफी मुश्किल है ना। और however it is confirmed by lab testing of samples which, like coronavirus and Ebola, are extreme biohazard risks. There is no approved antiviral treatment or vaccine. अगर आपके prelims में statement लिखी है that we have seen a recent vaccine being developed, no, as of now there's no such news, और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। बस सपोर्टिव केयर जो दिया जा सकता है, रिहाइड्रेशन, सिम्टम्स को ट्रीट करना, यही
बेसिकली काम आता है अगर आपको डेथ को प्रिवेंट करना है। ये बहुत ही फेटल डिसीज है, अगेन आई रिपीट। ठीक है, अब देखिए जो हमें आर्टिकल डिस्कस करना है वो द हिंदू का एक आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट कैन रिड्यूस पैकेजिंग वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो देखिए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी क्या इंपॉर्टेंट है, सिंगल प्लास्टिक बैन जो हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक का। ओके तो इसीलिए प्लास्टिक पोल्यूशन, और साथ ही में रिसेंटली एक बहुत बड़ी फाइंडिंग आई है कि प्लास्टिक्स ऐसा हो गया है कि जियोलॉजिकल साइकिल को भी ह्यूमंस ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया है। जो अभी रिसेंटली हमने एक फाइंडिंग देखी थी जिसमें क्या हुआ है कि रॉक्स बन रही हैं जिसे हम प्लास्टिग्लोमरेट्स कह रहे हैं। ठीक है, रॉक्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। कैसे, जो फिशिंग नेट्स होते हैं वो बह के चले गए बीच में और फिर वो इकट्ठे होते गए और फिर वो फिशिंग नेट मेल्ट हो गए जब, है ना, तो मेल्ट हो गए तो क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है गर्मियों में, तो उसकी वजह से वो जियोलॉजिकल साइकिल में इंटरवीन करके और उनसे रॉक्स बननी शुरू हो गई हैं। तो अ लॉट हैज कम अप इन प्लास्टिक्स, वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स, दिस दैट, है ना। तो आपको एक अच्छा मटेरियल प्रिपेयर करके जाना है कि इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं प्लास्टिक को कर्ब करने के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए। और ये सब कुछ आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप जानते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं इन न्यूज वो पूछी जाती है। फरो इरिगेशन क्या होता है, फर्टिगेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, है ना। तो ऐसे ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है प्लास्टिक्स के, अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो वो हम यहाँ देखते हैं। इट्स बीन एक्सप्लेन्ड यार, पहले हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद बाकी जो भी लिखा है वो हम देखेंगे। इसको को डेवलप किया गया है इंपीरियल कॉलेज इन लंदन यानी कि यूके, और साथ ही में एक छोटे से स्टार्टअप, ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप है पॉली मटीरिया। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप प्लीज, ये 2 से 3 मिनट की एक वीडियो है पॉली मटीरिया की, आप उसे जाके देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे है, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मतलब वहां पे आपको काफी अच्छे से समझ आएगा कि इन्होंने दिखाया है कि कैसे हमारी टेक्नोलॉजी वर्क करती है और कैसे बायोडिग्रेड होगा। उनके पेट्री डिश में उन्होंने रख के समझाया हुआ है कि ये पहले ऐसे कन्वर्ट होता है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको काफी अच्छा तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप सुनिए। ओके, प्लास्टिक्स मेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि प्लास्टिक्स को जब हम बनाते हैं तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से जब हम प्लास्टिक्स को बनाते हैं तब कुछ डिफरेंट आता है। तब हम बेसिकली प्लास्टिक्स को बायोडिग्रेडेबल बना पाते हैं। कैसे? ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम प्लास्टिक्स को प्री प्रोग्राम कर देते हैं। प्री प्रोग्राम कैसे करते हैं कि बेसिकली जो हमने इस तरह से प्री प्रोग्राम किया है कि वैसे तो जो प्लास्टिक है यूजुअली कन्वेंशनल प्लास्टिक की तरह है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा क्वालिटी पे, नथिंग। जैसा एक प्लास्टिक का पैकेजिंग दिखती है वैसे ही दिखेगा, इट फील्स लाइक इट लुक्स लाइक प्लास्टिक, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि हमने प्री प्रोग्राम किया हुआ है टाइम को, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट एक्सपायर होगा या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आप उसे लिटर कर देते हैं, है ना, तो वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है और खुद को बायो ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू वैक्स। वैक्स का बन जाता है, और वैक्स तो आप जानते हैं, वैक्स इज ऑफन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर वो बेसिकली वैक्स कन्वर्ट होके क्या बन जाती है, वाटर, CO2 एंड बायोमास, है ना। तो ये बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो इस तरह से यू आर लेफ्ट विद नो माइक्रो प्लास्टिक्स। अगर आपके प्रीलिम्स में क्या आएगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन न्यूज, नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं, इसमें से कौन सा सही है, तो ऑफ कोर्स एक आपको प्लास्टिक इससे रिलेटेड दिखेगा, है ना, प्लास्टिक की कोई स्टेटमेंट, बाकी तो कुछ भी दे देंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, GM क्रॉप्स है, ये रबिश कंप्लीटली, कॉस्मेटिक्स है, nothing to do with all these nonsense things। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली लिखा होगा कि ये एक प्लास्टिक बनाने की टेक्नोलॉजी है जिससे आप खुद को बायोडिग्रेड कर लेता है एक ओपन एनवायरमेंट में, जो पॉलीओल्फिन्स होते हैं, और कोई नो माइक्रोप्लास्टिक्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है, दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट दैट इंश्योर्स पॉलीओल्फिन्स fully biodegrade in an open environment causing no microplastics। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्लास्टिक को कंप्लीटली खत्म होने में कितने साल लगते हैं, तो वो चीज यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। अब देखिए ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत पर्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है कि Amazon जनरेट करता है एस्टिमेटेड 321 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक अपने पैकेजिंग वेस्ट से, जो घर घर डिलीवर होता है उनका, है ना। तो जिस पैकेजिंग में होता है वो ऑफ कोर्स
प्लास्टिक की बनी होती है। तो 2021 के ही सिर्फ साल में उन्होंने 321 मिलियन किलोग्राम्स इतना वेस्ट जनरेट किया है प्लास्टिक का। और भी साथ में बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, इसीलिए इट बिकम्स वेरी रेलेवेंट कि इस तरह का कुछ आ रहा है। तो अगर आप देखिए, ऑफ कोर्स जब मेंस में लिख रहे हैं तो आप मेंस में जब प्लास्टिक पोल्यूशन पे इंडिया ने जो भी किया तो कुछ वे फॉरवर्ड लिखेंगे। वे फॉरवर्ड में आप प्लीज बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लिख दीजिए, ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो और बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय पॉली मटीरियल स्टार्टअप, और फिर उसे लिख दीजिए कि नो माइक्रो प्लास्टिक्स रिमेन आफ्टर इट। वेयर कैन दिस टेक्नोलॉजी बी यूज, अब कहाँ कहाँ इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है? ऑफकोर्स फूड पैकेजिंग में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, ये 2 प्राइम सेक्टर्स हैं जिसमें इन्हें यूज किया जा सकता है टू रिड्यूस द वेस्ट। ओके और जो ऑफ कोर्स कहीं अब इससे ये भी सोचा जा सकता है कि कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी पैकेजिंग के, इतना कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी है क्योंकि एक एडिटिव ही ऐड करना होता है, वही प्लास्टिक है जो आप यूज करते हो, ठीक है, उसी प्लास्टिक में एक एडिटिव ऐड करना होता है, उससे बेसिकली आप उसको प्री प्रोग्राम कर देते हो कि आप वैक्स में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ केमिस्ट्री क्या है, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? अब देखिए भारत क्या क्या कर रहा है आपको ये भी पता होना चाहिए। वी आर मूविंग टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी, डेफिनेटली सो। पहली बात तो हमने बैन लगाया है सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे, ठीक है, जैसे कि आप ये एक स्टेप लिखेंगे। फिर उसके बाद नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सारे स्टेक होल्डर्स कम ऑन द बोर्ड टुगेदर टू ट्रैक द प्रोग्रेस, है ना, कि कितनी प्रोग्रेस हुई है एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक में एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, ट्रैकिंग हो सकती है। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिसमें प्रोड्यूसर को फुल लाइफ टाइम ऑफ जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब वगैरह बहुत कुछ है, प्लास्टिक मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। ओके, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स टू रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट? अब देखिए यहाँ ना ऐसे कैसे प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑफ कोर्स कुछ अपने वे फॉर्ड में लिखिए। वे फॉर्ड में बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दीजिए, जूट आप कर सकते हैं, पेपर बेस्ड पैकेजिंग कर सकते हैं। पर पेपर बेस्ड पैकेजिंग से ये भी तो होता है ना कि पेपर बेस्ड पैकेजिंग से फिर ट्रीज भी तो कट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर वहां भी एक और चीज है कि आप ये लिख सकते हैं कि रिसाइकल्ड पेपर बेस्ड पैकेजिंग, विच इज गुड, क्योंकि जो आपकी अखबारें हैं जो आप बेसिकली एक रद्दी वाले को देके आ रहे हैं तो उनके बनने चाहिए। जरूरी नहीं है सब कुछ फैंसी और सुंदर ही लगे, क्यों नहीं, मतलब फैंसी के चक्कर में आपकी वजह से इतना कुछ डिस्ट्रक्शन हो रही है तो कोई बात नहीं, ऐसे अच्छे ही लगते हैं, वो भी रंग बिरंगी जो चीजें बनी होती हैं, व्हाट्स द हार्म, है ना। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। दिस कुड also build sustainability within the paper industry and save on the import bill on ethylene solutions. ओके कई लोग कहते हैं वुडन पैकेजिंग भी कर दो, पर इतना बल्कि चीजें हो जाएंगी उससे। सोचिए अगर आपका हर एक जो फ्लिपकार्ट से या अमेजन से ऑर्डर आ रहा है वो अगर वुडन पैकेजिंग में आएगा तो सॉर्ट ऑफ यहाँ पे इनकन्वीनियंट हो सकता है थोड़ा। अब हम वापस इंडियन एक्सप्रेस के जो एक्सप्लेन सेक्शन के आर्टिकल्स हैं उन्हें देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करेंगे और फिर बाकी वी वुड गो ऑन टू discussing another articles. In 1975, when a court disqualified Indira Gandhi from parliament. Now this is very very relevant for you. ठीक है, अब देखिए अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज शुरुआत के 15 से 20 मिनट जाकर देखिए कि जो राहुल गांधी डिफेमेशन केस है और डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और स्टैट्यूट क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उसके पहले के भी आप ग्राउंड्स पढ़ेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अनसाउंड माइंड है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना, ये सारी चीजें आप जानते हैं। इंसॉल्वेंट है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये आर्टिकल 102 में लिखा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन लाने की स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आएंगे। आप सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 पढ़ेंगे। सेक्शन 8 में भी आप स्पेसिफिकली जानते हैं कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 जिसके तहत राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब लिली थॉमस केस के बारे में भी आपके प्रीलिम्स में मेंस में पूछा जा सकता है। आप पढ़ेंगे कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। ये सारी चीजें आप वहां से कवर कर सकते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके लिए पता होना चाहिए कि किन ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई होता है, कौन कौन से सेक्शंस बता रहे हैं इसके बारे में। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर साल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, क्योंकि एक टॉपिक है, आप अपना सिलेबस उठाइए GS2 का, ठीक है, तो आप उसमें पढ़ेंगे ये टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो जब एक
आपको बताया गया है कि इसको पढ़ के आना है तो पढ़ के जाइए, क्यों बेफालतू की चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करना है? जो आपको सिंपल सिलेबस में दिया हुआ है, रीड इट, लर्न इट एंड थ्रो दैट अप इन योर पेपर, है ना? तो इसीलिए जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात कर रहे हैं तो करप्ट प्रैक्टिसेस भी, क्योंकि जो मिस्टर राहुल गांधी की जो बेसिकली ग्रैंड मदर है ना, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत डिस्क्वालीफाई हुई थी। और करप्ट प्रैक्टिसेस पे तो पिछले 2-3 बार आ भी चुका है क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं आरपीए के जो करप्ट प्रैक्टिसेस के ग्राउंड्स ले डाउन करते हैं, ठीक है? तो वो आपको पता होने चाहिए। अब ये केस डिफरेंट कैसे था उस केस से, और क्या होती हैं करप्ट प्रैक्टिसेस, क्या ग्राउंड्स हैं, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ पे बताने वाली हूँ। प्लीज पे अटेंशन, ओके? बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। Okay, nearly a half century before Rahul Gandhi, his grandmother, former Prime Minister Indira Gandhi too, was disqualified from Parliament also as a consequence of a court decision. जैसा कि देखिए दोनों केसेस में बस इतना ही सिमिलर है कि मिसेस गांधी, उनको जब डिस्क्वालीफाई किया गया था तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी एक कोर्ट की वर्डिक्ट की वजह से आई थी, और मिस्टर गांधी यानी कि राहुल गांधी जी के केस में भी जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो एक कोर्ट के वर्डिक्ट के माध्यम से ही आई है। बस यही सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमें मिस्टर गांधी के केस में पता है कि मानहानि यानी कि हम जिसे डिफेमेशन कहते हैं, आईपीसी सेक्शन 499 एंड आईपीसी सेक्शन 500 के तहत उनका केस बेसिकली गया था सूरत के एक लोकल कोर्ट में, और वहां से डिस्क्वालिफिकेशन आई है, ठीक है? तो ये चीज आप जानते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं, वहां से तो कन्विक्शन आई है, डिस्क्वालिफिकेशन तो हो गई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और इनके केस पे मिसेस गांधी का जो केस था वो आज हम डिस्कस करेंगे। इंदिरा वॉज डिस्क्वालीफाइड बाय अ सिंगल जज बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल जज बेंच ने इन्हें डिस्क्वालीफाई किया था, ठीक है? और क्योंकि शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस ऑफ 1971, ठीक है? 1971 का जो इलेक्शन था उसमें आप जानते हैं बहुत फुल फ्लेज मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी जीती थी। और अब हम देखेंगे आगे केस था क्या। द डिसीजन बाय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा which was stayed and subsequently reversed by the Supreme Court। पहले ऑफ कोर्स ये जो वन जज बेंच वर्डिक्ट आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, इस पे पहले स्टे लगाया गया था, ठीक है? तो स्टे लगा दिया गया तो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमें थोड़ी सी सस्पेंड होती हुई दिखी, और फिर उसके बाद रिवर्स ही कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं, मिसेस गांधी जो जीती थी वो बिल्कुल अपनी सक्षमता पे ही जीती थी, वो जीती थी, बिल्कुल डिजर्व करती थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ठीक है? वुड बी द ट्रिगर फॉर, और आप जानते हैं कि जो इमरजेंसी लगी वो जस्ट जब कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, जस्ट उसके अगले दिन लगी थी, ठीक है? ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, विच वुड चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया फॉर एवर। केस अगेंस्ट इंदिरा, द केस वॉज फाइल्ड बाय, आप जानते हैं एक लोहियाइट लीडर थे, राजनारायण। राजनारायण केस तो सब जानते ही हैं, तो यही लीडर थे राजनारायण, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक लीडर थे। इनको डिफीट किया था मिसेस गांधी ने राय बरेली की सीट से लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है? तो राजनारायण वही इंसान थे जिनको बेसिकली मिसेस गांधी ने डिफीट किया था, और वही ये केस लेके गए थे। देखिए आप कह सकते हैं कि क्लोज कंपेटिटर थे, 1,10,000 वोट से बेसिकली मिसेस गांधी ने हराया था। एंड द अनडेटर्ड राज नारायण, वो ऑफ कोर्स इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, उन्होंने एक इलेक्शन पिटिशन को फाइल किया, ठीक है? तो पहली बात तो देखिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन पिटिशन होती क्या है, ठीक है? इलेक्शन पिटिशन इज एक्चुअली अ पिटिशन जो डायरेक्टली एक हाई कोर्ट के समक्ष, आप जानते हैं हाई कोर्ट ही है, हाई कोर्ट इज द फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस इज दिस केस, राइट? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जैसे हम कहते हैं इलेक्शन पिटिशन के केस में, वो हाई कोर्ट है ना? और रायबरेली से लड़ा गया तो ऑफ कोर्स यूपी का जो हाई कोर्ट होता होगा उसी में जाएगा, सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है? तो एक इलेक्शन पिटिशन एक ऐसी पिटिशन होती है जो हाई कोर्ट के समक्ष प्लेस की जाती है या फाइल की जाती है जब आपको किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के इलेक्शन को चैलेंज करना है। और ये जो पिटिशन है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 डेज के अंदर अंदर, 45 डेज यानी कि जब इलेक्शन रिजल्ट आ गए हैं उसके 45 डेज के अंदर अंदर फाइल की जानी चाहिए। ये इलेक्शन पिटिशन का मतलब होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्शन पिटिशन, ओके? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके? और साथ ही में एक और चीज, इलेक्शन पिटिशन जब एक हाई कोर्ट सुन रहा होता है तो हाई कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट की तरह फंक्शन करता है,
ठीक है, हाई कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट अगर हम देखें, लेकिन इस केस में जब आप इलेक्शन पिटिशन सुन रहे हो तो आपको एक ट्रायल कोर्ट की तरह एक्सरसाइज करना होता है अपनी पावर्स को। जैसे एक ट्रायल कोर्ट क्या करेगा, वो विटनेसेस को समन करेगा, उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा, डिटेल एग्जामिनेशन करेगा एविडेंस की। ये सारी चीजें ट्रायल कोर्ट में होती हैं। हाई कोर्ट फंक्शन इन दैट कैपेसिटी व्हेन इट इज हियरिंग एन इलेक्शन पिटिशन। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और हम देख लेते हैं कि राजनारायण जी बेसिकली किन ग्राउंड्स पे गए थे इलेक्शन पिटिशन लेके, क्या क्या वायलेट कर रही थी मिसेस गांधी। राजनारायण चैलेंज्ड इंदिराज इलेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलिज्ड करप्ट प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत कहीं सेक्शंस हैं, यूजुअली सेक्शन 123 को ही हम सुनते हैं। ठीक है, सेक्शन 123 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस लिखी गई हैं। ओके, तो करप्ट प्रैक्टिसेस आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए किन ग्राउंड्स पे लेके गए थे अपनी इलेक्शन पिटिशन में। उन्होंने कहा कि मिसेस गांधी ने वायलेट किया है सेक्शन 123 सब सेक्शन 5, फिर सेक्शन 123 सब सेक्शन 6, सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 123 सब सेक्शन 7। और मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतनी सारी उन्होंने बातें बोली कि ये भी उन्होंने वायलेट किया, ये भी वायलेट किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जो सेक्शन 123 सब सेक्शन 7 है, सिर्फ इसका वायलेशन हुआ है। ये अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन आपको पता तो ये सारे ही याद कीजिए, एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ लिखी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 123 सब सेक्शन 1, अब मैं इसको क्लॉज बोलूंगी क्योंकि मुझे बोलने की आदत है और इट बिकम्स ईजियर फॉर मी, वरना मैं ही चीजें गलत बोलने लगूंगी। तो अगर हम सेक्शन 123 क्लॉज 1 की बात करें तो ये ब्राइबरी की बात करता है। ब्राइबरी क्या होता है, किसी को गिफ्ट देना या किसी को प्रॉमिस करना, है ना। कोई आपके खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, आप कहोगे मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, ये मैं आपको ये फेवर दूंगा, है ना, इतना बड़ा बंगलो या जो भी, आप अपना कैंडिडेचर ही विड्रॉ कर लो, है ना। या फिर आपने क्या एक इलेक्टर को बोला है, एक वोटर को बोला है कि आप क्या करें कि आप वोट ही मत करें इस इलेक्शन में, या फिर इस पर्टिकुलर कैंडिडेट मेरे को ही वोट करेंगे, मैं आपको बदले में ये दूंगा वोट के लिए, है ना। ये सारी चीजें ब्राइबरी के अंडर आती हैं। ठीक है, ये हो गया क्लॉज 1 की बात। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पेपर में तो आपको सभी लिखना है। तो क्लॉज 2 क्या कहता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंटरफेयर करना चाहते हैं इलेक्शंस के अंदर, इंटरवीन करना चाहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस को लाके, है ना, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे आता है। आप थ्रेटन करते हैं किसी कैंडिडेट को या किसी इलेक्टर को, है ना। ये सारी चीजें आप कह देंगे हम आपको मार देंगे, आपके घर वालों को मार देंगे, ऐसा कुछ भी, ये जो भी चीजें होती हैं ये आप कह सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे 3 आई थिंक है, हाँ, सेक्शन 123 सब सेक्शन 3, यानी कि या फिर क्लॉज 3। ये क्या कहता है कि या तो आप प्रमोट कर रहे हैं या प्रमोट करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या, एनमिटी या हेट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिक पहला क्या मैंने बताया, क्लॉज 1 कहता है ब्राइबरी के बारे में, क्लॉज 2 कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, क्लॉज 3 क्या कहता है, अगर आप एनमिटी या हेट्रेड प्रमोट कर रहे हैं। ग्राउंड तो आप लिख ही लेंगे, राइट। फिर हम आते हैं क्लॉज 5 के ऊपर। क्लॉज 5 भी इन्होंने कहा मिसेस गांधी ने वायलेट किया था। क्लॉज 5 क्या कहता है, या तो आप हायर कर रहे हैं, है ना, या फिर आप प्रोक्योर कर रहे हैं अपने किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल को या फिर गवर्नमेंट वेसल को, है ना। क्यों, अगर आपने किसी वोटर को या इलेक्टर को इधर से उधर छुड़वाना है, आप कहेंगे कि हम आपको उठाएंगे यहाँ से, आपको यहाँ पे वोट डलवाएंगे और आपको वापस घर भी छोड़ देंगे। ऐसे कोई भी व्हीकल कैंपेनिंग के लिए या किसी भी और रीजन के लिए, पोलिंग के लिए यूज किया जा रहा है, सरकारी कोई व्हीकल, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक करप्ट प्रैक्टिस होती है। ये हमने क्या बात की, क्लॉज 5 की। अब हम क्लॉज 6 पे आ जाते हैं। क्लॉज 6 जो ऑफ कोर्स क्लॉज 6 भी यहाँ पे मिसेस गांधी पे लगा है कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है, क्योंकि कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर काउंट होता है ना, अब उस पर अपर बेंचमार्क लगाया हुआ है। तो मिसेस गांधी ने जो एक्सपेंडिचर किया, इनका ये कहना है वो जो एक्सपेंडिचर अलाउड है उसको एक्सीड कर रहा है। ठीक है, ये चीज अब हम आते हैं फाइनली जो सेक्शन 123 सब सेक्शन 7, ये क्या कहता है, और यही इसी के तहत बेसिकली आप देखेंगे कि जो जज है उन्होंने कहा था कि इसकी वायलेशन हुई है। ठीक है, ये कहता है कि देखिए अगर तो आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर को,
है ना, या फिर किसी जज को या मैजिस्ट्रेट को या आर्म्ड फोर्सेस के या मेंबर्स को या पुलिस फोर्सेस के या इस तरह के किसी भी ऑफिसर को आप अपनी सर्विस में लगा लेते हैं, अपने इलेक्शन के किसी भी प्रोसेस में लगा लेते हैं, तो आपने एक करप्ट प्रैक्टिस की है। और वही यहाँ पे मिसेस गांधी पे चार्जेस थे। ठीक है, आई थिंक आप लिख लेंगे, एटलीस्ट आप इसमें से 3-4 भी याद, 4-5 याद करके जाइए और उसे वहाँ पे रेप्लिकेट कीजिए, योर वर्क इज डन। इससे ज़्यादा कुछ बहुत डिटेल में लिखना नहीं होता। ठीक है, विच रिलेट टू द हायरिंग ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, हायरिंग ऑफ व्हीकल्स फॉर द पर्पस ऑफ फेयरिंग पीपल टू पोलिंग बूथ्स, एक्सीडिंग द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट, अपेयरिंग फॉर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। मिस्टर नारायण ने कहा था कि जो मिसेस इंदिरा गांधी हैं वो और उनके एक, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ओके, सेक्शन 77 जो है ना आरपीए का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो एक्सपेंडिचर की बात करता है कि इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट डिसीजन, अब देखिए यहाँ पे यशपाल कपूर, आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स आती है ना, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, या फिर आपने पढ़ा है अपने पेपर के लिए, तो फिर आपको ये पता है यशपाल कपूर के बारे में भी। जस्टिस सिन्हा फाउंड इंदिरा गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 सब सेक्शन 7, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उन्होंने पुलिस, आर्मी पर्सनल, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स और ये सब सेक्शन बात करता है। पर इन्होंने क्या किया था, उन्होंने यशपाल कपूर जी को स्पीचेस दिलवाई थी, ठीक है, और वो एक गैजेटेड ऑफिसर थे, इसीलिए उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की थी। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ डेट्स का आप कह सकते हैं थोड़ा झोल है, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, वो तो पहले ही रिजाइन कर चुके थे अपनी ड्यूटी से। हम देखते हैं, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इंदिरा हैड यूज्ड द सर्विसेज ऑफ यशपाल कपूर अलोंग विद राय बरेली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब आप थोड़ा यहाँ पे पता है क्या है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं और जिन्होंने काफ़ी किताबें छापी हैं, कि आज के समय में तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फिर कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि कोई कह देता है कि आप मेरा स्टेज सेटअप कर दो, या कोई कह देता है लाउड स्पीकर आप अरेंज कर दो, है ना, बहुत सारे उसमें गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, पर आप ऐसा कर नहीं सकते, वो करप्ट प्रैक्टिस है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर उस समय तो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। अलॉन्ग विद राय बरेली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एसपी टू सेट अप अ स्टेज, लाउड स्पीकर्स एंड बैरिगेट्स फॉर हर इलेक्शन कैंपेन, तो ये उन्होंने कहा था एक डीएम को या फिर गैजेटेड ऑफिसर को, तो इसीलिए वो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत चार्ज की गई थी। इंदिरा हैड अपॉइंटेड यशपाल कपूर, यशपाल कपूर उनके एक इलेक्शन एजेंट थे, लेकिन इन्होंने जब इनको अपॉइंट किया था वो रिजाइन कर चुके थे उससे पहले, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पर यहाँ पे उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कब हुई और नोटिफिकेशन कब जारी हुई, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले वो 1-2 इलेक्शन स्पीचेस मिसेस गांधी के लिए दे चुके थे इन फेवर ऑफ मिसेस गांधी, तो इसीलिए यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि you've been found guilty of a corrupt practice। ये चीज यहाँ पे हमें पता चलती है। Consequently, Prime Minister was disqualified from Parliament and from holding any elected post for 6 years। 6 साल के लिए कोई elected post वो hold भी नहीं कर सकती थी from the date of the decision। फिर of course यहाँ पे अपील हुई, इंदिरा अपील her disqualification before the Supreme Court, और कोर्ट तब वेकेशन में चल रहा था, तो कई लोग समझते हैं कि वेकेशन का मतलब बिल्कुल वेकेशन हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी लैंडमार्क वर्डिक्ट्स आई हैं जब कोर्ट वेकेशन में होता है तब, ठीक है। तो ये जो आप क्रिटिसिज्म यूजुअली देखते हैं कि कोर्ट को बहुत वेकेशन, छुट्टी पे बहुत जाते हैं, छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे कि अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पे भी मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़ यानी कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वेकेशन तो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आप पढ़ेंगे क्या, जो इतने बड़े बड़े केसेस हैं, लेगेसी केसेस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे तब तो जाके आप वर्डिक्ट देंगे ना। तो वेकेशन में आप पढ़ते हैं और जो कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो भी उठाए जाते हैं। जैसे आई थिंक पुट्टा स्वामी जो जजमेंट थी वो वेकेशन बेंच से आई थी, एज फार एज आई रिमेंबर, आई एम नॉट श्योर ऑन इट। The court was on vacation at that time on June 24, 1975. A single judge vacation bench of Justice V. Krishna Iyer gave, तो उन्होंने partial stay दिया था हाई कोर्ट के ऑर्डर पे पहले कि आप पीएम की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, और पर आप वोट नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में और आपको सैलरी नहीं मिलेगी। दिस वाज इंदिरा नेहरू गांधी, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस, जो आप पढ़ते हैं 1975 का केस। फिर उसके बाद एक दिन बाद ही जब ये इंटेरिम ऑर्डर आया, इंदिरा गांधी जी ने डिक्लेयर करती थी नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अंडर आर्टिकल 352 व्हिच ऑफ कोर्स टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। ओके,
और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, कि जब इमरजेंसी चल ही रही थी तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे ये लोग। 39th अमेंडमेंट क्या कहती थी? इन्होंने बेसिकली इस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 329A इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये कहता था कि जो भी इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर का, लोकसभा के स्पीकर का, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज 39th अमेंडमेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं मोरारजी देसाई जी की जब सरकार आई तो इट वॉज डेफिनेटली ओमिटेड आर्टिकल 329A। 44th अमेंडमेंट जब आई 1978 में, जब जनता गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इसको ओमिट कर दिया था आर्टिकल 329A को। ठीक है, ऑन नवंबर 7 1975, लेकिन ऑफ कोर्स नवंबर 1975 में ये 5 जज बेंच ने यूनानिमसली कहा था कि 1971 का इलेक्शन बिल्कुल हम अपहोल्ड करते हैं उसको, वो सही था। और ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये डिसीजन सही नहीं था। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। ऑन मोड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट फ्रेश डिबेट। ओके, लेट्स डिस्कस इट। अब देखिए, आप जानते हैं हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अगर तो मेंस में इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 जजमेंट्स आपने लिखनी ही लिखनी है। बच्चन सिंह जो केस है 1982 का, जिसने डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया था कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज फाइन, वी अपहोल्ड इट, लेकिन इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही यूज किया जाना चाहिए, ये भी कैविएट साथ में दिया था। ठीक है, साथ ही में आपको दीना दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, आई थिंक 1983 का, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया है, तो उसमें भी अपहोल्ड किया है हमने डेथ पेनल्टी को। उस पे ही एक उसी का फॉलो ऑन था, वही उसको दोबारा उन्होंने रियोटरेट किया था कि हम अपहोल्ड करते हैं डेथ पेनल्टी को। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, ये दोनों आप जजमेंट जरूर लिखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने क्या कहा है पिछले हफ्ते, आप जानते हैं कि उन्होंने सेंटर को बोला है कि देखिए आप प्लीज हम एक पैनल बिठाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि हमें जानना है कि क्या एक ह्यूमेन मेथड भी हो सकता है डेथ पेनल्टी का या कैपिटल पनिशमेंट का, है ना। कि आपका एक लॉ है जो कहता है कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है तो ही वुड हैव टू बी हंग बाय द नेक एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। आप उसको तब तक गले से लटकाइए जब तक वो मर नहीं जाता, टिल ही इज डेड, यही कहती है ना आपकी लॉ की स्टेटमेंट। तो लेकिन आप उसको डिफेंड कीजिए कि क्या बेसिकली इससे भी कोई ह्यूमेन या डिग्निफाइड वे हो सकता है डेथ पेनल्टी का। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल 55 कंट्रीज स्टिल हैव, अभी देखिए 55 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें डेथ सेंटेंस अभी भी स्टैट्यूट बुक्स में उनके प्रेजेंट है। और आप जानते हैं डेथ बाय हैंगिंग, फांसी की सजा जो है वो मोस्ट प्रेवलेंट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है, स्पेशली जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज हैं जितनी भी उनमें, और वी हैपन टू बी वन ऑफ देम। ओके, अदर मोड्स आर फॉलोड इन सम कंट्रीज, कई और कंट्रीज में और भी मोड्स साथ में, जैसे यूएस में क्या है, यूएस में हमने रिसेंटली अभी देखा है कि फायरिंग स्क्वाड्स, अभी क्या है कि यूएस में मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शन, लीथल इंजेक्शन दिया जाता है जिससे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही बंदा मर जाना चाहिए, पर वहां पे क्या है, लीथल इंजेक्शन, पहली बात तो वो काफी शॉर्टेज में है सप्लाई में। लीथल इंजेक्शन में कॉकटेल बनानी होती है, वो उसमें कुछ कुछ जैसे सोडियम और ये सब वगैरह होता है, वो थोड़ा शॉर्टेज में रहता है, तो इसीलिए उन्होंने कोई और मेथड पे फॉल बैक करना सही समझा। और साथ ही में क्या है, लीथल इंजेक्शन की वजह से मैंने आपको पूरा डेटा बताया हुआ है कि बॉच्ड अप एग्जीक्यूशन भी हो रहे थे। बॉच्ड अप एग्जीक्यूशन का मतलब होना क्या चाहिए, इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए, राइट। पर आप जिसको डेथ दे रहे हैं वो 3.5 घंटे तक तड़प रहा है, उसको वॉमिटिंग्स हो रही है, इतना ज्यादा सीवियर वो एस्फिक्सिएशन फील कर रहा है, तो दिस इज नॉट, सर्टेनली नॉट अ ह्यूमेन वे टू टेक समबडीज लाइफ, है ना। तो इसीलिए लीथल इंजेक्शन को भी थोड़ा कम कंसिडर किया जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि, इसलिए सरकार का भी यही स्टैंड है कि जो हैंगिंग है ना, इट हैपन्स टू बी सबसे कम तो नहीं, सेकंड मोस्ट या थर्ड मोस्ट सबसे कम आप कह सकते हैं। इसमें बॉच्ड अप एग्जीक्यूशंस होते हैं, इंस्टेंट डेथ होती है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज सेंटर जस्टिफाई करती है इस तरह से। अब देखिए क्या है, यूएस में फायरिंग स्क्वाड से भी अब, क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज है ऑल ऑफ दैट, मैंने आपको बताया, उससे भी अब डेथ पनिशमेंट दी जा रही है। फायरिंग स्क्वाड्स में क्या होता है कि या तो आपको बिल्कुल एक ब्रिक की वॉल है, उसके बिल्कुल उसके साथ एकदम क्या कहते हैं अटैच करके बिठा दिया जाएगा सीट पे, या आपको खड़ा कर दिया जाएगा उसके सहारे से। ठीक है, तो फिर कुछ 5-6 पर्सनल होते हैं, और ऑफ कोर्स आपके आंखों में ब्लाइंड फोल्ड लगाया जाएगा, कुछ 5-6 और पर्सनल होते हैं, वो
साइमल्टेनियसली इकट्ठे क्या करते हैं, आपके दिल पे यानी कि हार्ट पे उसको शूट करते हैं, तो आपके हार्ट की कुछ ऐसी वेन्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और इंस्टेंट डेथ हो जाती है इससे। ठीक है, ये तो डेफिनेटली इंस्टेंट डेथ आप कह सकते हैं इससे होती है। तो ये यहाँ पे यूएस में हम देख रहे हैं दोबारा। इन इंडिया वैसे यूजुअली पहले मिलिट्री केसेस में हुआ करता था, पर अब हम बाकी केसेस में भी देख रहे हैं। इन इंडिया द एयरफोर्स एक्ट 1950, अब इंडिया का जो एयरफोर्स एक्ट है 1950 का, आर्मी एक्ट है 1950 का, नेवी एक्ट है 1957 का, ये कहता है प्रोवाइड फॉर एन ओफेंडर टू बी हैंग्ड बाय द नेक until he be dead। ओके, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी लिखा है कि या तो आप उसको फांसी से लटका के जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो लटका रहेगा, पर साथ ही में टू सफर डेथ बाय बीइंग शॉट टू डेथ ये भी अलाउड है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मिलिट्री केसेस में शॉट करने वाला भी, शूट करने वाला भी अलाउड है। केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए 2017 में जो एडवोकेट हैं ऋषि मल्होत्रा जी, उन्होंने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी कि एक डिग्निफाइड मेथड होना चाहिए टू एग्जीक्यूट द कैपिटल पनिशमेंट। इनका बेसिकली ये है कि आप हैंगिंग को रिप्लेस करके लीथल इंजेक्शन ले आओ। ठीक है, ये बेसिकली आप इसको सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं। He argued that a convict whose life has to end because of the sentence should not be compelled to suffer the pain of hanging. The PIL challenge, PIL ने of course कुछ तो चैनल किया होगा चैलेंज, और अगर DY चंद्रचूड़ जी कुछ पूछ रहे हैं कि आप अपने लॉ को डिफेंड कीजिए, तो कोई तो लॉ भी होगा, है ना। तो वो लॉ क्या है, सेक्शन 354 सबसेक्शन 5, यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का CRPC 1973 का सेक्शन 354 सब सेक्शन 5, यहाँ पे क्या कहता है, when any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे ये कहता है, किसी को अगर डेथ पेनल्टी मिली है तो he will have to be hanged। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डेथ सेंटेंस इटसेल्फ, जैसे कि मैंने बताया बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो अपहोल्ड की जा चुकी है। सेंटर स्टैंड, सेंटर का क्या स्टैंड है, सेंटर ने कहा है 2018 में एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया और उन्होंने कहा कि देखिए डेथ बाय हैंगिंग वाज द ओनली वायबल ऑप्शन अगर हमें डेथ वारंट को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि और पर हमें, ठीक है हम कह रहे हैं अभी तक तो वायबल है, पर हम बाकी भी देखेंगे और कंट्रीज में क्या क्या चल रहा है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम एग्जामिन करेंगे। साथ ही में लॉ कमीशन की, आप जानते हैं लॉ कमीशन की जो 187th रिपोर्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं 2003 की, उन्होंने कहा था, उन्होंने रेकमेंड किया था कि जो सेक्शन 354 सब सेक्शन 5 है CRPC का, इसको अमेंड किया जा सकता है, इसमें लीथल इंजेक्शन ले आओ इंस्टेड ऑफ हैंगिंग, ये उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। उससे पहले वाली एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हम कुछ कह नहीं सकते, हमें भी थोड़ा एग्जामिन करने का टाइम चाहिए। इट हैड सजेस्टेड दैट द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन शुड बी लेफ्ट, ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी कहा था लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कि किस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए डेथ वारंट, ये जज की डिस्क्रिप्शन पे लाई करता है। ओके, अदर कंट्रीज, अब बाकी कंट्रीज में देख लेते हैं क्या होता है कि फायरिंग स्क्वाड वाली चीज़ है वो चाइना में यहाँ अप्लाई करती है, सऊदी अरेबिया में बिहेडिंग होता है, जो गिलिटीन वाली चीज़ है उस तरह से आप कह सकते हैं, काट दिया जाता है सर से अलग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर मेथड्स इन यूएस में आप जानते हैं लीथल इंजेक्शन। ओके, दिस इज ऑल दैट इज रिटन हियर। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट कुछ आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें बनावटी भी लिखनी ही पड़ेंगी कि चाइना में फायरिंग स्क्वाड होता है, यूएस में लीथल इंजेक्शन होता है, सऊदी अरेबिया में बिहेडिंग होता है, समथिंग यू विल हैव टू राइट, राइट। लीथल इंजेक्शन बिकेम द प्राइमरी मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इन द यूएस। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फार्मा कंपनीज उन्होंने कहा है कि देखिए ड्रग्स को ना लोगों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू सेव लाइव्स, टू टेक लाइव्स नहीं, तो लीथल इंजेक्शन का पुश बैक वहाँ भी मिल रहा है हमें यूएस में भी, इन द फेस ऑफ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सोडियम थायोपेंटल। एंड अब देखिए यहाँ पे केमिकल्स होते हैं जिसकी कॉकटेल बना के, मिक्सचर बना के आप बेसिकली लीथल इंजेक्शन देते हैं, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड भी है, ओके, पेंकोरोनियम ब्रोमाइड भी है और सोडियम थायोपेंटल तो हमने देख लिया। ठीक है, इससे बेसिकली लीथल इंजेक्शन दिया जाता है, पर कहीं केसेस में क्या हो रहा है ना कि ये इसकी शॉर्टेज है, तो फिर लीथल इंजेक्शन के नाम पे वो क्या करते हैं, एक नई उन्होंने यहाँ पे स्विच कर लिया है, तो पेंटोबार्बिटल देने लगे हैं, जो बहुत पेनफुल होता है, इट कॉजेज ग्रेट पेन टू द डाइंग इंडिविजुअल। तो ये चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, पर फायरिंग स्क्वाड है ना, आप कह सकते हैं कि फायरिंग स्क्वाड सबसे यहाँ पे वायबल, जो भी ऑथर होंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा पेनलेस यही हमें लगता है कि है।
ओके, गिल्ट बाय एसोसिएशन। आप जानते हैं इस आर्टिकल के बारे में जानते हैं, ये स्पेशली आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें लिखा है कि यूएपीए के तहत अगर कोई भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई है और आप इसके एक मेयर मेंबर हैं, एक्टिव भी नहीं है, पैसिव है, आपको पता भी नहीं, आपने मेंबरशिप बहुत सालों पहले ली होगी, कुछ करते नहीं, आज तक कोई स्पीच नहीं दी, कुछ भी नहीं, तब भी आप यू आर लायबल टू बी held guilty and you're liable to be put in prisons for that। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। अगर आपके प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली ऐसे बनाया होगा कि यूएपीए के तहत a mere membership does not hold you guilty or does not lead to your imprisonment, ऐसी स्टेटमेंट आएगी, पर ऑफ कोर्स वो गलत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ऑथर जो है वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये जो 3 जज बेंच आई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जस्टिस एम.आर. शाह उन्होंने हेड किया था बेंच, क्योंकि क्या है कि पैसिव और एक्टिव मेंबर्स में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे, चलिए आप मेरी सुनने की बजाय जो ऑथर कहते हैं वो सुनिए। इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 द कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ पर्सन कैन बी गिल्टी ऑफ मेंबरशिप इवन विदाउट एनी फर्दर ओवर्ट एक्ट और मेंस रे क्रिमिनल इंटेंट ऑन वंस पार्ट इन डूइंग सो द कोर्ट हैज ओवररूल्ड। तो ये करके बेसिकली कोर्ट ने अपने पिछले, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछले उनके जो केसेस थे 3, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ओवररूल कर दिया ये कह के, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही डिफरेंशिएट किया हुआ पैसिव और एक्टिव मेंबरशिप, बेल देते हुए कई लोगों को उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है। सेक्शन 10 सबसेक्शन ए सबसेक्शन आई क्या कहता है यूएपीए का, वो कहता है कि वेयर एन एसोसिएशन इज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय अ नोटिफिकेशन अ पर्सन हु इज and continues to be a member of such association shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। ओके, अब 2011 में क्या हुआ, ऐसे ही कई लोग थे, इसमें जस्टिस मार्कांडे काटजू जी थे, तो उन्होंने ये बेंच लीड किया था। तो बेल दी गई थी अरूप भूयन को, जो ऑफ कोर्स किसी पर्टिकुलर उसके मेंबर होंगे, पर उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने तब बोला था, और ऑफ कोर्स वो यूएपीए के तहत नहीं, टाडा के तहत उनका हम गिल्टी है या इनोसेंट है ये देख रहे थे। फिर इसी तरह की जो पैसिव और एक्टिव में यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन देखा 2011 में, 2011 के ही 2 और केसेस में भी कोर्ट ने अप्लाई किया होगा। ठीक है, यही वाली चीज़ कि वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस तो उन्होंने आज तक नहीं की है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, द सेम बेंच इन द सेम ईयर, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया इन लास्ट वीक्स वर्डिक्ट। लेकिन अब जो ये पिछले हफ्ते की वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की, इट गेव 2 ब्रॉड रीजंस। अब ऑफ कोर्स जब 2011 की अपनी रूलिंग्स को आपने ओवर रूल किया तो आपने कुछ तो रीजन दिए होंगे। तो पहला इन्होंने क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट इन द सेंस यहाँ पे सेंटर और असम की सरकार थी, वो चाहते थे कि ऐसा हो। तो यहाँ पे स्टेट की आर्ग्यूमेंट क्या थी कि देखिए सफिशिएंट, अब सुनिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सफिशिएंट सेफगार्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूएपीए में। ये एक्ट ऑलरेडी आपको सेफगार्ड देता है। क्या सेफगार्ड देता है कि हर वो एफर्ट किया जाएगा कि हर एक इंसान, हर एक मेंबर जो इस पर्टिकुलर एसोसिएशन का है, जिसको अभी हमने क्रिमिनलाइज कर दिया है या अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है, उस हर एक मेंबर को इन्फॉर्म किया जाए कि ये वाली एसोसिएशन अनलॉफुल डिक्लेयर हो चुकी है। तो मेंबरशिप ऑफ कोर्स जब आपको हमने इन्फॉर्म कर दिया तो आप कर देंगे अपनी रिनाउंस मेंबरशिप को, सिंपल सी बात है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यूएपीए में ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। एवरी एफर्ट वुड बी मेड टू मेक श्योर दैट यू नो that the association you happen to be a part of has been declared as unlawful, right? The government argued that the declaration of organization as unlawful is a product of robust adversarial process wherein ample opportunity is given to the, और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए अपॉर्चुनिटी तो होती है ना, जब किसी भी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया तो आप उसको वो अपील कीजिए ना, मतलब जाइए सुप्रीम कोर्ट, ये वो है ना। तो पर यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि ये तो बेकार की एक बात है, क्योंकि आज तक कोर्ट ने कभी भी एग्जीक्यूटिव की पावर को क्वेश्चन नहीं किया है। उन्होंने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया है तो उन्हीं को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है कि वो उसको अपील कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। सेकेंड जस्टिफिकेशन क्या मिली है फॉर द वर्डिक्ट इज सिंपली दैट द कोर्ट ought not to have relied upon US सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ओके, सेकेंड मिस्टर शाह ने ये भी कहा है, एम आर शाह जी ने, जो हमारे
इस बेंच को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए कि हमेशा यूएस की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे रिलाई करना सही नहीं है, क्योंकि यूएस का जो लॉ है वो इट इज़ इन कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन टू द सिनेरियो जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। पर यहाँ पे ऑथर ये भी कहते हैं दिस इज़ वेरी आयरॉनिक, क्योंकि ये सेम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने बहुत बार, जैसे मेनका गांधी केस आप जानते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका गांधी केस से हमें मिलता है, पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस के लॉ से आता है। तो ऑथर ये कहना चाहते हैं कि बहुत बार हमने यूएस में ये होता है वो होता है, ये सब कुछ हमने कितनी बार कोर्ट को देखा है बोलते हुए, तो फिर ये चीज़ यहाँ पे क्यों, ये ऑथर का कहना है। अब देखिए, लेकिन आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं, जैसे इस बार 2022 के क्वेश्चन पेपर में GS2 के हमने क्या देखा था, आई थिंक राइट टू माइग्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट एंड देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू इट, ये एक क्वेश्चन है। तो वैसे ही राइट टू एसोसिएशन इज ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस टू इट, ये एम्मा शाह जी ने कहा था अपने वर्डिक्ट में जब मैं आपको समझा रही थी। तो आपको पढ़ के जाना है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है राइट टू एसोसिएशन पे। आर्टिकल 19 में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगती है, एक तो सॉवरेनिटी लगती है, मोरालिटी लगती है, पब्लिक ऑर्डर लगता है, तो ये तीनों तो पढ़ के जाइए, पर और भी एडिशनल चीज़ें अपने पास से जो वर्डिक्ट में बोला गया एंड ऑल ऑफ दैट सब लिख के आइएगा। द क्वेश्चन दैट फॉलोज फ्रॉम द वर्डिक्ट इज हाउ द स्टेट कैन चार्ज एन इंडिविजुअल फॉर मेंबरशिप वॉट। देखिए क्या है कि मेंबरशिप को प्रूव करने के लिए ये बेसिकली ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि जो कोर्ट है, जो एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव तो कैसे भी किसी की मेंबरशिप प्रूव कर देता है। अभी रिसेंटली हमने कई केसेस में ऐसा देखा है, आप जानते हैं, जस्ट बिकॉज किसी की कार में से या किसी के घर में से कोई लिटरेचर ऐसे मिली है जो लेफ्टिस्ट है थोड़ी सी, तो उनको बोल दिया गया कि देखिए इनकी मेंबरशिप वोट करते हैं ऑल ऑफ दैट। तो ये थोड़ा यहाँ पे इनका कहना है कि गलत भी हुआ जा सकता है, क्योंकि आपने क्या किया है ना, यू हैव लोअर्ड द बार फॉर द स्टेट। अब उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो फ्रीडम पे वो लगा सकते हैं, वो और ज़्यादा हो जाएंगी और नीचे आ गई है वो बार, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है, क्योंकि मियर मेंबरशिप ही हो गई ना, और मेंबरशिप को प्रूव करने के लिए मेंबरशिप को प्रूव करने के लिए एग्जीक्यूटिव तो ये कह सकते हैं इनके पास ये बुकें पड़ी थी, इस तरह की बुकें पढ़ते हैं, और ये हमने रीसेंट केसेस में देखा है। अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अब देखिए ये डिस्क्वालिफिकेशन पे ही है मिस्टर राहुल गांधी की, और मैं आपके साथ ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आपके साथ ये डिस्कस करने का केवल इतना मेरा, एक तो कहीं एक दो पॉइंट यहाँ से जो मिलेंगे वो इम्पोर्टेंट है, पर इसीलिए क्योंकि यहाँ लास्ट में एक बात लिखी है, ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा लिखा गया है। यहाँ लिखा है कि where is it, okay, it is an undisputable fact that a healthy opposition is imperative for a healthy democracy. This is exactly the question जो आपके मेंस में आ सकता है। आप मत सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टीज दिस दैट, इस पे कोई मेंस पे क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी इज पुशिंग इट्स बैरियर्स, तो आप इस बारी का पेपर उठा के देखिए, आई थिंक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में यूजुअली पॉइंट्स ऑफ या बोन ऑफ कंटेंशन क्या रहता है, या दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट है, इस पे क्वेश्चन आया है। तो बिल्कुल ऑपोजिशन, एक हेल्दी ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। ये एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर डेफिनेटली आपसे आंसर पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? मेरा सजेशन आपको यह है कि आप इसमें क्या क्या पढ़ के जाएं। पहले तो रोल क्या होता है ऑपोजिशन का डेमोक्रेसी में, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना, और अकाउंटेबिलिटी सबसे पहली बात। तो जब आप आर्टिकल 75 पढ़ते हैं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा, तो उनको अकाउंटेबल होल्ड कौन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल होल्ड कौन कर रहा है? ऑपोजिशन करेगी ना, हम तो वहाँ है नहीं, हम तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमने अपनाया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? हमारे भेजे हुए लोग करेंगे, वो ऑपोजिशन है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और क्या लिखेंगे? पब्लिक वेलफेयर करती है बहुत बार ऑपोजिशन, बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स में भी तो अपना पार्टिसिपेशन देती है ना। एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन में भी ऐसा हो कि मेजोरिटी सरकार को मिली हुई है, लेकिन एक माइनॉरिटी व्यू भी तो है ही ना। और डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना कि माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरी व्यू काउंट्स, एवरी ओपिनियन काउंट्स। और मे बी उस माइनॉरिटी ओपिनियन को एक पर्टिकुलर पार्टी रिप्रेजेंट करती हो, तो उस माइनॉरिटी ओपिनियन को वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं रोल ऑफ ऑपोजिशन के। और क्या आप प्रिपेयर करके जाइए कि आप रोल तो ऑफ कोर्स ये सारी अच्छी बातें लिख लेंगे। इश्यूज क्या है ऑपोजिशन के साथ भारत में? लीडरलेस ऑपोजिशन है, फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन है। अभी तो खैर ये इकट्ठे आते हुए दिख रहे हैं, लेट्स सी कितना इकट्ठे आते हैं, बट हाईली फ्रेगमेंटेड ही आप कहो ऑपोजिशन को। हर कोई अपने में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, पर आपको एक पॉइंट यहाँ मिल जाता है। फिर और क्या, मतलब आप कह सकते हो कोई कोई विजन यहाँ पे, लैक ऑफ विजन लिख सकते हो, या लैक ऑफ ओरिजिनल एजेंडा लिख सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो।
कि सोशल मूवमेंट्स में अब वो पार्ट नहीं लेते तो उनकी क्रेडिबिलिटी चली गई है। यही तो ऑपोजिशन का काम होता है कि आप सोशल मूवमेंट्स में पार्ट लो, लेकिन रिसेंट सोशल मूवमेंट्स में कहाँ दिखती है हमें ऑपोजिशन पार्टीज। ये इश्यूज हैं, है ना। लेकिन कुछ तो इश्यूज रिजीम के भी साथ हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी के साथ भी है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन नहीं पनप पा रहा। उसमें क्या लिखोगे आप? उसमें लिख सकते हैं कि मिस यूज ऑफ पावर लिख सकते हैं, जो रिसेंटली बहुत बड़ा केस है जो अप्रैल 5 को सुना जाने वाला है, हम उसे डिस्कस करेंगे। कैसे सिलेक्टिव जो टारगेटिंग हो रही है, सीबीआई, ईडी, आईटी की जो रेड्स हैं जो ऑपोजिशन लीडर्स पे, है ना। ये सारी चीज़ें मे भी आप लिख सकते हो मिस यूज ऑफ आईटी फील्ड्स, क्योंकि पेगासस जो हमने स्पाइंग देखा था, स्पाइंग ऑन ऑपोजिशन लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप? ऑर्डिनेंस रूट लिख सकते हो कि वो आप पार्लियामेंट को जब इवेड ही कर जाएंगे, तो फार्म बिल्स आए थे जैसे, तो फिर कौन सी अकाउंटेबिलिटी या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना, वो तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, है ना। और क्या लिख सकते हो? आई थिंक what else can be written? आप ये भी लिख सकते हो लेबलिंग ऑपोजिशन एज एंटी नेशनल, है ना। या फिर क्या डेवलपमेंट में एक रोड ब्लॉक पैदा कर रहे हैं। हर किसी में एक दिमाग में तो सेट हो ही जाता है कि एंटी नेशनल है। तो ये सारी चीज़ें रिसेंट कुछ ट्रेंड्स हैं। पहली बात तो रोल ऑफ ऑपोजिशन, फिर उसके बाद आप क्या दिक्कत है ऑपोजिशन के साथ, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लीडरलेस, लैक ऑफ विजन, फ्रेगमेंटेड और एडवर्सेरियल पॉलिटिक्स, ऐसे काम ना करने देना पार्लियामेंट को, ये बातें लिख के आई है। फिर कुछ तो इश्यूज डेफिनेटली रिजीम के साथ भी हैं, वो भी पूछा जा सकता है, तो उसमें क्या लिखेंगे वो आपको पता है। अगर देखिए क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया तो एटलीस्ट आप कुछ एक दो पॉइंट जरूर या थोड़ा सा स्पेस जरूर डिनोट कीजिए कि सारी प्रॉब्लम्स ऑपोजिशन के साथ नहीं है, कुछ तो दिक्कत और भी चल रही है, ठीक है। और ये लिखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है, डू यू रियली बिलीव के सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है ऑपोजिशन लीडर्स की, क्योंकि सीबीआई और ईडी और आईटी की जो ट्रिनिटी बन गई है, वो एक बहुत प्रेवलेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे वही पूरा क्रोनोलॉजी लिखा हुआ है कि क्या हुआ, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने एमपी राहुल गांधी को ये किया। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो वर्कर्स थे वो सड़कों पे भाग गए। सबसे पहले उनको जाना कहाँ चाहिए था? अपील लेके नहीं जाना चाहिए था। ये जो वर्डिक्ट है, ये अपील, क्योंकि जो आंसर है वो तो कोर्ट से आना है ना। ये चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो और साथ में यहाँ लिली थॉमस को समझाया गया है ये वो। अब लेकिन यहाँ पे एक और बात इन्होंने लिखी है जो आपके लिए सोचने की बहुत जरूरत है कि क्या। पहली बात तो देखिए क्या है कि जो सेक्शन 500 है, डिफेमेशन की बात करता है, उसमें आपको क्या मिली? 2 साल की सजा मिल गई, पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा है कि मिनिमम 2 साल की जो सजा है वो होनी चाहिए अगर आपको डिस्क्वालीफाई होना है। और डिफेमेशन के केस में मैक्सिमम सजा ही 2 साल है, तो मिली ही मैक्सिमम सजा। और क्योंकि वो मैक्सिमम सजा किसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत जिससे आपको डिस्क्वालीफाई होना था उसके लिए मिनिमम है। ये थोड़ा इज द थिंग जो ये ऑथर हैं, और बहुत सारे एडिटोरियल, ये तो मैं एक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो इस बारे में बात करते हैं और काफी लॉजिकल है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? पहली बात तो स्टे ऑन द कन्विक्शन हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है, पर स्टे ऑन द कन्विक्शन हो सकता है। दूसरा ये है कि रेमिशन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट देना यहाँ इज वेयर द रब लाइज, क्योंकि वो मैक्सिमम पनिशमेंट मिनिमम क्राइटेरिया आपको डिस्क्वालीफाई करने का, तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और यहाँ थोड़ा लोगों को दिखता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। ये मैं इन ऑथर की बात बतानी है जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ओके। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब जैसी आपकी जिस दिन आप कन्विक्ट हो गए तो उस दिन ऑफ कोर्स आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऑथर एक और बात कहते हैं कि जिस दिन आपकी कन्विक्शन आई उस दिन ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लिली थॉमस केस से हमें पता चलता है, और इसमें कोई ये तो कि इतनी जल्दी क्या थी स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने की या उनकी सीट खाली करने की, ये सब बातें तो बकवास हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी रह जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन तो हो जाती है उस दिन, लेकिन ये सेम चीज कहीं और भी लाए होनी चाहिए, ऑटोमेटिक वाली वो नहीं होती। क्योंकि आपको मैं ये बता चुकी हूँ, लक्षद्वीप के जो एमपी थे, मोहम्मद एमपी हैं अब तो, मोहम्मद फैजल, तो उनके केस में क्या हुआ था कि उनको कन्विक्शन मिला था, कन्विक्ट किया गया था उनको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में, और उनको 10 साल की सजा मिली थी। और फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, नोटिफिकेशन जारी की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 18 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाईपोल होगा लक्षद्वीप सीट से इनकी। फिर जनवरी 25 को क्या हुआ कि केरला हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया फैजल की कन्विक्शन पे, ठीक है।
तो जब ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन उस दिन हो जाती है जिस दिन आपकी कॉन्विक्शन का रिजल्ट आता है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो सीट दोबारा आपको क्यों नहीं मिल जाती जिस दिन आपका स्टे ऑन कन्विक्शन आ जाता है। ये यहाँ पे ऑथर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑटोमेटिक चीजें होते हुए नहीं दिख रही। मिस्टर फैजल हैज येट नॉट बीन अलाउड टू टॉक एंड टू बी एडमिटेड इनटू द पार्लियामेंट अगेन, वी हैवंट सीन इट। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो ऑथर पूछते हैं। ओके, और तो कुछ इसमें था ही नहीं। पुतिन सेज मॉस्को टू प्लेस न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस, नेटो डिक्राइज। अब पुतिन का ये कहना है कि हम बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करेंगे और हम उनको कंट्रोल नहीं देंगे, बस डिप्लॉय करेंगे। पर नेटो ने कहा है कि, और उन्होंने कहा कि नेटो भी तो करता है कि अपने अमेरिका ने भी तो डिप्लॉय किए हुए हैं अपने वेपन्स को यूरोप में एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन नेटो का ये कहना है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज टोटली मिसलीडिंग, है ना। हम तो उनको पता है, जो हमारी बाकी कंट्रीज है नेटो की, यानी कि यूएस के जो बाकी पार्टनर्स है यूरोपियन, उन्हें पता है कि हम इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है नॉन प्रोलिफरेशन वगैरह की उसको लांग नहीं रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक दैट, हम बस एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करते हैं ये सब वगैरह। बाकी बस बात इतनी है कि बेलारूस में ये डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर जो वेपन्स हो रहे हैं, ये बहुत ही कंसर्निंग है आसपास वाली कंट्रीज के लिए। बाकी ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं। व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने देख लिया। इसरो ने 36 वन वेब सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस किया है, LVM-3। देखिए इस आर्टिकल में कुछ समझाने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अक्टूबर 2022 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वन वेब की 36 सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऊपर जा चुकी हैं। आप जानते हैं इसरो का जो कमर्शियल आर्म है, जो यहाँ पे लिखा है आई थिंक NSIL, यस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो का जो ये कमर्शियल आर्म है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है वन वेब के साथ, जो यूके बेस्ड एक आप जानते हैं कि फर्म है। ओके, तो इनको ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि 72 सैटेलाइट्स लॉन्च होनी थी 2 फेजेस में। पहला फेज हो गया तो अक्टूबर 23 2022 को, दूसरा फेज अब हम देख रहे हैं, ठीक है, LV। और इससे बेसिकली हो क्या रहा है, हम कमर्शियल जो वर्ल्ड है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, उसमें हम एंटर कर चुके हैं। Okay, Honduras establishes ties with China, leaving Taiwan with fewer partners. Very important and very relevant आपके international affairs के perspective से. China and Honduras on Sunday signed a landmark communique. तो चाइना ने और हॉन्डुरास ने संडे को एक कम्युनिक साइन किया है जिससे वो फॉर्मली एस्टैब्लिश करते हैं अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को। ठीक है, हॉन्डुरास क्या है, एक सेंट्रल अमेरिकन नेशन है। नाउ इट हैज बिकम द लेटेस्ट कंट्री टू स्विच टू रिकॉग्निशन फ्रॉम ताइपी टू बीजिंग। पहले ताइवान के साथ इनके रिश्ते थे, अभी ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि बीजिंग ही है जो है, चाइना ही है जो है, चाइना इज चाइना, वन चाइना प्रिंसिपल, दिस दैट। वेरी इंपॉर्टेंट कई चीजें यहाँ जो लिखी है। और जो संडे की अग्रीमेंट आती है, ये 2 फॉरेन, आप जानते हैं चिनगांग के बारे में, ठीक है। तो हॉन्डुरास भी आपको पता होना चाहिए, खैर क्योंकि इट्स इन न्यूज। The two governments have decided to recognize each other and establish diplomatic relations at the ambassador level, effective from the date of signature of this communique. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन्होंने कहा है हॉन्डुरास ने कि देयर इज बट वन चाइना इन द वर्ल्ड, एक ही चाइना है इस पूरे संसार में, और जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये सोल लीगल गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ चाइना। और जो ताइवान है एक इनअलाइनेबल पार्टनर है, पार्ट है चाइनीज टेरिटरी का। ओके, और हम यानी कि हॉन्डुरास चूज करता है कि हम खड़े हैं आज बाकी 181 कंट्रीज के साथ इस संसार की, कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और अडेयर कर रहे हैं टू वन चाइना प्रिंसिपल, और हम सीवियर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हर एक तरह के डिप्लोमेटिक रिश्ते को जो हमारे ताइवान के साथ थे, और कभी भी उस तरह के डिप्लोमेटिक रिश्ते एस्टैब्लिश नहीं किए जाएंगे। ओके, द अग्रीमेंट नाउ लीव्स अ dwindling नंबर ऑफ डिप्लोमेटिक पार्टनर्स फॉर ताइवान, एज यू वेरी वेल नो। बहुत ही कम लोग हैं जो अब रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को। जैसे आप देख सकते हैं तुवालू है, पलाऊ है पैसिफिक में, ओके, बेलीजे है, ग्वाटेमाला, हाइती, पैराग्युआ, ये कुछ कुछ कंट्रीज हैं लैटिन अमेरिका में, करीबियन में, है ना, जो रिकॉग्नाइज करती हैं ताइवान को। ओके,
अब ये चीज़ यहाँ लिखी है, और अभी रिसेंटली और भी कंट्रीज़ ने अपने ताइवान के साथ टाइज को सीवियर करके बीजिंग के साथ इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे निकारागुआ, पनामा, कोस्टा रिका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। और अब ताइवान आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार चाइना ये कहता रहता है कि हमारे जो चाइना ये कहता रहता है कि हम वैसे तो फोर्स नहीं यूज़ करेंगे, पर हम इसको रूल आउट भी नहीं कर रहे, अगर इन्वेजन हमें करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ओके, व्हाई डिड इंडिया रिजेक्ट जॉनसन एंड जॉनसन्स पेमेंट ऑन टीबी ड्रग? देखिए यहाँ से बेसिकली शुरू हो जाती है जो कल के न्यूज़पेपर की डिस्कशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली आप जानते हैं अब टीबी के बारे में, टीबी एलिमिनेशन, उस पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, आई थिंक अप्रैल 9 से 11। हम उसे ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको इनॉग्रेट करेंगे उन इवेंट्स को, और जो भी बातें होंगी हम देखेंगे। ऑफ कोर्स उन बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारी नई इनिशिएटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। इट वुड बी डेफिनेटली समथिंग टू लुक कीनली एट। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम 5 साल पहले अगर टारगेट अचीव करना चाहते हैं इरेडिकेशन का, क्योंकि ग्लोबल टारगेट तो 2030 है, हम 2025 तक करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अब इसी के तहत एक और चीज़ हमें पता चलती है कि हमने जॉनसन एंड जॉनसन के एक पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया इंडियन पेटेंट ऑफिस ने। हम देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, टीबी क्या है, कैसे होता है, क्या ये वो, पर अभी हमें कुछ एडिशनल चीज़ें देखनी है। मार्च 23 को आप जानते हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट किया है एक एप्लीकेशन को बाय द फार्मास्यूटिकल जाइंट जॉनसन एंड जॉनसन, क्योंकि वो चाहते थे अपना पेटेंट को एवरग्रीन करना, जो पेटेंट उनके पास था ड्रग बेडाक्यूलिन पे। ठीक है, वो चाहते थे जुलाई 2023 के बाद भी हम इसको एक्सटेंड कर सके। बेडाक्यूलिन क्या है? अगर सिर्फ एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बेडाक्यूलिन पे आ जाए, ना आए टीबी पे इधर उधर की बातें, सिर्फ बेडाक्यूलिन पे आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो ड्रग है ये टैबलेट फॉर्म है, ओरली ले सकते, इंजेक्टेबल नहीं है। अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा था दिस इज एन इंजेक्टेबल ड्रग, नो, ये तो सारा क्रक्स है पूरे मैटर का। ठीक है, बेडाक्यूलिन एक टैबलेट फॉर्म का ड्रग है, जिसे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इससे अब जब आपने पेटेंट को नहीं रिन्यू किया एंड ऑल ऑफ दैट, तो अब इसकी जो जेनरिक वर्जन है बेडाक्यूलिन की, वो बनने के लिए आपने सक्षम बना दिया बाकी जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, अब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है? अगर हम 2017 तक की बात करें, इंडिया अकाउंटेड फॉर अराउंड 1/4 of the world's burden of multi-drug resistant TB and of extensively drug resistant TB। ठीक है, हम 1/4 यानी कि 25% of the world cases of मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR TB और XDR TB का अकाउंट करते हैं। MDR TB यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB का मतलब है कि आपको इस तरह का टीबी है जो आप रेजिस्ट कर सकते हैं कम से कम 2 फ्रंटलाइन ड्रग्स को इन टीबी ट्रीटमेंट। टीबी ट्रीटमेंट के लिए 2 ड्रग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोनाइजिड एंड रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन और आइसोनाइजिड को अगर आप रेजिस्ट कर देता है, आपको इस तरह की ट्रीटमेंट है कि आप उसे ठीक ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो मिनिमम 2, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टाई का मतलब ही यही है, पर मल्टाई ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब ये है। और एक्सट्रीमली जो ड्रग रेजिस्टेंट या फिर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, उसका मतलब क्या है कि आप इस केस में इन दोनों ड्रग्स को तो डेफिनेटली रेजिस्ट करते ही हैं, यानी कि आइसोनाइजिड और रिफैम्पिसिन को, पर साथ ही में और भी ड्रग्स को आप रेजिस्ट करते हैं, जैसे फ्लोरोक्यूनोलॉन्स और एनी सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग। ओके, कोई भी सेकंड, देखिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो क्या होता है, जब आपको टीबी हुआ वो आपको दिया जाएगा, फिर आपको वो भी आप रेजिस्ट कर गए उसको, तो फिर आपको सेकंड लाइन ट्रीटमेंट दी जाती है जो बेडाक्यूलिन है खुद। लेकिन आप अगर सेकंड लाइन कोई इंजेक्टेबल ड्रग है उसको भी अगर आप एस्केप कर जाते हैं, वो भी आपको फर्क नहीं पड़ती, तो फिर XDR होता है आपको। ये चीज़ आई थिंक बहुत लॉजिकल है। मैं अगेन आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, आपको अगर टीबी हुआ है तो आपको फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट दी जाएगी, अगर आप उसको रेजिस्ट कर जाते हैं तो फिर आपको सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट दी जाती है, जो ऑफकोर्स बेडाक्यूलिन होता है, क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केस में दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आप पे ये भी काम नहीं किया गया तो फिर थर्ड लाइन ट्रीटमेंट आती है। ठीक है, तो XDR TB डेफिनेटली रेयर है MDR TB से भी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, एंड क्वाइट लॉजिकल, क्वाइट कॉमन सेंसिकल। TB इंसिडेंस इन इंडिया हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन, डेफिनेटली TB के केसेस गिर रहे हैं, पर जो MDR TB और XDR TB है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं जब 25% ऑफ वर्ल्ड केसेस यही हैं, तो अगर हम कंप्लीटली इरेडिकेट करना चाहते हैं इस डिसीज़ को, तो हमारे लिए
कोई दिक्कत आ रही है इन दोनों केसेस की वजह से। इन द फर्स्ट 2 years ऑफ पैंडेमिक आप जानते हैं कि पैंडेमिक के समय काफ़ी हिट हुआ जो टीबी ट्रीटमेंट था एंड ऑल ऑफ दैट। A peer-reviewed 2020 study found that the incidence of MDR-TB was strongly correlated with treatment failure। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली हम क्या कहते हैं, टीबी क्या होता है कि बीच में जब आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, दवाई लेना छोड़ देते हैं, इसकी वजह से होता है। लेकिन जो MDR-TB की बात करें, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इट इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद ट्रीटमेंट फेलियर एंड स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट के माध्यम से जो ड्रॉपलेट्स और इनसे जो भी कॉन्टैक्ट की वजह से स्प्रेड हो रहा है, इससे ज़्यादा लिंक्ड है रादर देन ट्रीटमेंट कंप्लायंस से। ठीक है। हाउ इज ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ट्रीटेड? ट्रीट कैसे किया जाता है टीबी, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को? टीबी क्या है? एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। आपके प्रेलिम्स में लिखा है टीबी इज कॉज्ड बाय वायरस। नॉनसेंस। टीबी के शब्द में ही बैक्टीरियम है। ओके, दिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, तो ये बेसिकली लंग्स में होता है, पर ऐसा नहीं है, आप जानते हैं ब्रेन टीबी भी होता है। ओके, तो ये सिर्फ बाकी ऑर्गन में भी हो सकता है, पर यूजुअली हम पाल्मोनरी पढ़ते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड बाय स्ट्रिक्टली अधेरेंट टू, ऑफकोर्स आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, 6 महीने तक की दवा होती है, आप इसे रोज लीजिए, जिस फ्रीक्वेंसी में बोला गया है, सुबह शाम जैसे भी बोला गया उसको लीजिए। ठीक है। तो लेकिन अगर आप इस शेड्यूल से डेविएट हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है। ओके, पर ड्रग रेजिस्टेंट और भी रीजंस की वजह से बन सकता है। ओके, अगर आपको सही समय पे ड्रग्स ना देने शुरू किए, यानी कि डायग्नोसिस लेट हो गया है ना, तो उस केसेस में भी डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ निक्षय पोर्टल आता है, इट कम्स इनटू पिक्चर। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज हार्डर टू ट्रीट, डेफिनेटली वन इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉर those diagnosed with pulmonary MDR TB is of course, एक जो ऑप्शन है वो बेडाक्यूलिन है अगर आप pulmonary MDR TB है तो। 2018 की अगर हम बात करें तो WHO ने रिप्लेस किया था 2 इंजेक्टेबल ड्रग्स को जो MDR के केस में दिए जाते थे विद एन ओरल रेजिमेन दैट इंक्लूडेड बेडाक्यूलिन। एट दिस टाइम बेडाक्यूलिन, अब आप जानते हैं कि उसने अपने फेज 3 ट्रायल्स भी कंप्लीट नहीं किए हैं, तो एक डिबेट तो यहाँ भी है कि अभी फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए और आपने पहले ही इसको इंक्लूड कर दिया है। बेडाक्यूलिन कितना इफेक्टिव है? टिपिकली बेडाक्यूलिन नीड्स टू बी टेकन फॉर 6 months एट अ हायर डोज। शुरुआती कुछ हफ्तों में हायर डोज देनी होती है, बाद में लो डोज देनी होती है बाकियों के हफ्तों में। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है विच इज़ डेफिनेटली शॉर्टर देन अदर जो भी आपको ट्रीटमेंट देनी होती है MDR TB के केस में, तो इट्स डेफिनेटली एफिकेशियस ऑल्सो अनलाइक सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शंस दैट आर इंजेक्टेड। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो बेडाक्यूलिन है वो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है, याद रखिएगा। यही चीज़ें हैं जो आपकी कॉमन सेंस और कंजेप्चुअल क्लैरिटी को बताती हैं। तो और भी मैंने आपको बताया कि इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के केस में। ठीक है, लेकिन इंजेक्टेबल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंजेक्टेबल जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत केसेस में आप डेफ हो जाते हैं, सुनने की क्षमता चली जाती है आपकी, बहुत केसेस में और भी बड़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। किडनी बहुत सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं, किडनी फेलियर भी हमने देखे हैं कई केसेस में। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके प्रेलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी है बेडाक्यूलिन इज preferred over the injectable treatments because it has no side effects. No, it has side effects. बहुत सारे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कोई ड्रग नहीं है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, और ऊपर से तो इसकी अभी फेज 3 ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुई, तो ऐसा हो सकता है इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो? बिल्कुल नहीं, इसके भी खुद के साइड इफेक्ट्स हैं। यूजुअली इट इज़ टॉक्सिक टू द हार्ट एंड लीवर। ओके, इसीलिए इसको ट्रीटमेंट ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है कि उसी समय दिया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। वाई वॉज द पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्टेड? पेटेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट ही क्यों हुई जॉनसन एंड जॉनसन के? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अब देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन का जो पेटेंट एप्लीकेशन था वॉज फॉर अ फ्यूमरेट सॉल्ट ऑफ अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस बेडाक्यूलिन टैबलेट्स। इसमें 2 ऑपोजिशन थे, 2 ग्रुप्स ऑपोजिशन कर रहे थे। एक तो था महाराष्ट्र के कुछ लोग जो HIV से पीड़ित हैं, और एक यहाँ पे 2 TB सर्वाइवर्स भी थे। ठीक है, दोनों ग्रुप्स का क्या कहना था कि जो जॉनसन एंड जॉनसन का मेथड है to produce a solid pharmaceutical composition of bedaquiline, it is obvious known in the art and doesn't require an inventive step. पेटेंट किस चीज को मिलता है? इन्वेंशन को मिलता है आपके दिमाग की, राइट, जो सिर्फ आपने किया है, जो ऑब्वियस नहीं है। इन ग्रुप्स का ये कहना था कि जो जॉनसन एंड जॉनसन कर रहा है उसमें कुछ भी इन्वेंटिव नहीं है। ओके, इट इज नथिंग बट ऑब्वियस। अगर हम यहाँ देखें, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन JA, ये कहता है कि इन्वेंटिव स्टेप इज एन इन्वेंशन दैट इज नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर आर्ट। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट
जो आप लेके आए हैं वो सारे साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता है, तो वो एक इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। द पेटेंट ऑफिस रिजेक्टेड, इसीलिए इन तरह के ग्राउंड्स पे बेसिकली पेटेंट ऑफिस ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और भी कुछ ग्राउंड यहाँ लिखे हैं, जैसे सेक्शन 3D एंड सेक्शन 3E ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट। इसमें क्या होता है कि मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, ओरिजिनली नोन सब्सटेंस का बस आपको एक नया फॉर्म मिल गया, आपने उसको डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं, ठीक है। तो और उससे कुछ इन्हेंसमेंट भी नहीं हो रही, पहले वाला सब्सटेंस जितना एफिकेशियस था उतना ही असरदार यही वाला सब्सटेंस है, कुछ किया ही नहीं, नया फॉर्म उठा के ले आए आप, ठीक है। तो ये बेसिकली कहता है। और साथ ही में जो सेक्शन 3E है वो क्या कहता है, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ मेयर, आपने क्या किया, एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर ऐड कर दिया, दोनों की प्रॉपर्टीज भी ऐड हो गई ना, तो दोनों के वो मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बस वही, विच इज नॉट पेटेनेबल। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।